जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एस सैनी जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर की ओर से आज दूसरा दिन बायोलॉजी के जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें कि हमने पिछले क्लास में 1 से लेकर के 9 तक को देख लिया है। आज हम 10 से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों के पास। तो चलिए आ गए हैं हम अपने प्रश्नों के पास। 10 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है। तो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि अंडाशय होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मादा का जनन अंग होता है, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं या फिर हम जायांग भी उसे कह देते हैं, वो कुछ इस प्रकार का मान लिया जाए कि कुछ इस प्रकार का होता है। एक मानने को बोल रहे हैं, मतलब मान लेते हैं। अगर वो कुछ इस प्रकार का हो रहा तो उसका ये जो भाग होता है ना, जो नीचे वाला भाग, इसे ही हम क्या कह देते हैं, नीचे वाले भाग को ही अंडाशय। और इसके नीचे अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है, बीजांड होता है। अगर जो नहीं समझ में आपको आ रहा तो इस फिगर से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो है मेरा, ये कौन सा भाग है, तो बीजांड का भाग है। और हम जानते हैं कि ये जो मेरा है, ये वाला जो इस तरह से जा रहा है, यही मेरा क्या है, तो ये है मादा जननांग, जिसे हम कहते हैं जयांग या स्त्री केसर। और इसके, और अगर हम बात किया जाए इसके ये भाग का, ये भाग तो देखिए ये जो होता है यही मेरा अंडाशय है। और इसी के अंदर देखिए मेरा क्या पाया जा रहा है, बीजांड पाया जा रहा है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, 10 का, ये हम देखते हैं। तो 10 का जो मेरा सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ग, बीजांड। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 12 नंबर, तो क्या कह रहा है कि भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। तो भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है भाई? तो हम लोग जानते हैं कि भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है। तो भ्रूण कोश जो अवस्थित होता है वो बीजांड में, भी जस्ट हम लोग देख चुके थे। तो भ्रूण कोश हमारा कहाँ अवस्थित हो जाएगा, बीजांड में। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। क्यों भ्रूण कोश कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होगा तभी तो वहाँ पर क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। क्या होगा कि नर युग्मक वहाँ पर ही आएंगे, जिसे हम परागकण बोलते हैं, यानी कि ये। और मादा युग्मक जो आएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु बोलते हैं। तो वो दोनों के जो मिलन से होगा वहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, इसलिए हम उसे भ्रूण कोश कहते हैं, यानी बीजांड ही हमारा भ्रूण कोश है। और अंडाशय के भीतर भी जो पाया जाएगा वो क्या पाएगा, बीजांड है। अगला क्वेश्चन जो कि मेरा कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर, परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है। तो ये हमारा कह रहा परागकणों। तो फिर से अगर हम उस फिगर पे जाए, या फिर मान लिया जाए यहीं पे हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। माना जाए कि अगर ये मेरा, देखिए हम अगर जो ये कह देते हैं कि ये मेरा जो है, ये क्या है कि जयांग है, और ये जो मेरा बना रहे हैं ये क्या है, तो ये पुमंग है। तो पुमंग जो होता है उसी के पास में, पुमंग पे ही हमारा क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, परागकण पाया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और यहाँ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब कीटों के द्वारा ये किसी भी तरह से यहाँ से ये परागकण यहाँ पहुँच जाता है, ये परागकण कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि परागकण परागकोश से निकल करके हमारा वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। तो जो यहाँ पहुँचता है, इसी क्रिया को हम परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागण, परागण बोलते हैं। तो अगर उस आधार पे हम देखें तो हमारा जो ये 12 नंबर का क्वेश्चन का क हो जाएगा, परागण। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा क हो जाएगा, परागण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर अगला हम क्वेश्चन 13 नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्या बोला, स्वपरागण किन पौधों में संभव है। तो देखिए हम जानते हैं कि या तो एक ही फूल, यानी कि वो जो उभयलिंगी फूल होगा, एक ही फूल में, एक ही फूल में, यानी कि उभयलिंगी फूल में, या एक ही पौधा के दो अलग अलग फूल में, एक ही पौधे के दो अलग फूल में जो निषेचन की क्रिया होती है उसे हम स्वपरागण बोलते हैं। जो परागण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, केवल उभयलिंगी। इसका मतलब क्या है कि उभयलिंगी पौधों में ही क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया होगी। अगर अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन से 14 नंबर क्या कर रहा है, निषेचन के बाद युग्मनज विभक्त होकर बनता है। निषेचन की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब मादा युग्मक
और नर युग्मक आपस में मिल जाता है। कहाँ जाकर के मिल जाता है भाई? तो जो एकदम ये क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में जब हमारा नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों जाकर के मिल जाता है तो हम उसे ही निषेचन की क्रिया कहते हैं। और ये जो निषेचन की क्रिया होती है वो फिर क्या होता है कि विभक्त हो जाती है, और विभक्त हो करके भ्रूण का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? ये तो भ्रूण का निर्माण कर देती है। भ्रूण का, तो इसका घ हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 14 का घ हो जाएगा। अगर हम फिर अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा 15 नंबर है, तो देखिए 15 नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो 15 नंबर हमारा क्या कह रहा कि इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग बनता है। तो शुक्राणुओं का संग्रह का स्थान कह रहा ना, तो शुक्राणुओं का जो संग्रह का स्थान होता है वो हमारा क्या हो जाता है? तो अधिवक्त। वो क्या हो जाता है? सॉरी, वो हमारा अधिवक्त हो जाता है, सॉरी अधिवृण हो जाता है। क्या होता है? अधिवृषण। अधिवृषण। अब प्रश्न ये होता है कि अधिवृषण होता क्या है? अधिवृषण क्या होता है? तो अगर आप लोग को पता होगा, अगर इसके बारे में, ये नर जयांग के बारे में, तो ये जो हमारा होता है ये वृषण होता है, और यहीं से एक इस तरह की नली निकलती है जो कि इस तरह से जाती है, इस तरह। तो ये जो आकृति मेरा बन रहा है इसी को हम क्या कह देते हैं? ये आकृति को ही, सब समृद्ध को ही कहते हैं अधिवृषण। किसे कहते हैं? अधिवृषण। आइए हम इसे फिगर से कुछ इस प्रकार से समझते हैं। देखिए ये फिगर को अगर आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो मेरा है ये मेरा मुख्य रूप से क्या है? वृषण है। ये मेरा वृषण है। लेकिन अगर हम इसी में इसकी बात करते हैं, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल आ रहा है, ये जो टोटल को कवर कर रहा है, ये मेरा क्या है? अधिवृषण। ये क्या है? मेरा अधिवृषण है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। यानी 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है भाई? कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। तो भाई मनुष्य में जो शुक्राणु है और अंडाणु, इसका निषेचन कहाँ हो जाता है? तो अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंडवाहिनी भी। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई फैलोपियन नलिका होती क्या है? तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि फैलोपियन नलिका होती क्या है। तो मान लिया जाए हम मादा जनन का बात कर रहे हैं, तो ये जो कुछ इस प्रकार का मान लीजिए, फिलहाल हम शॉर्ट में इसको बना करके देखते हैं, ठीक ना? कि अगर जो मान लिया जाए इस तरह का अगर कोई एक भाग है, इस तरह से अगर मान लिया जाए, तो ये जो हमारा यहाँ का ये जो भाग है हमारा, ये वाला, यही मेरा कहलाता है फैलोपियन नलिका। ये वाला या ये वाला क्या कहलाता है? फैलोपियन नलिका। अब चूंकि शुक्राणु सॉरी अंडाणु का निर्माण यहाँ से होकर के कहाँ चला जाता है? फैलोपियन नलिका में चला जाता है। अंडाणु का जो निर्माण होता है वो वहाँ से निर्माण होकर के कहाँ है? फैलोपियन नलिका में चला आता है। और फैलोपियन नलिका में ज्यों ही आता है, यहाँ पर फिर क्या आता है हमारा? इस तरह से शुक्राणु आने लगता है, दोनों बगल जाने लगता है। तो ये यहाँ पर जा करके जब यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर जो निर्माण करता है इसे ही हम क्या कह देते हैं? निषेचन कह देते हैं। यहाँ हम क्या कह देते हैं? इसे निषेचन कह देते हैं। अगर इसे आप फिगर से समझना चाहें तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए ये वाला, ये जो हमारा ये जो भाग है ना, यही मेरा क्या भाग है? तो फैलोपियन नलिका। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, ये भाग मेरा क्या है? फैलोपियन नलिका। यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर से ये अंडाणु निकल करके यहाँ चली आती है, और इधर से मेरा शुक्राणु आता है, और दोनों का मिलन यहीं पे, सॉरी दोनों का मिलन जो है किस इस भाग पे मेरा हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ थे 16 नंबर क्वेश्चन में, तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? घ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 17 नंबर है। 17 नंबर हमारा क्या कह रहा है? तो देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है। भाई भ्रूण का विकास कहाँ पर ही हो जाता है? तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि भ्रूण का विकास जो हो जाता है वो कहाँ होता है? तो गर्भाशय में हो जाता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है भाई? तो गर्भाशय में होता है। चलिए इसको फिगर से इसे भी समझने के कारण, लेकिन हाँ ये जान लीजिए 17 का को हो गया आंसर। इसे भी हम फिगर से समझने की कोशिश अगर करें कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो देखिए भ्रूण का विकास जो होता है हमारा गर्भाशय में। ये जो भाग हमारा आपका दिख रहा होगा आपको, यही भाग हमारा गर्भाशय होता है। ये भाग हमारा क्या होता है? गर्भाशय होता है। ये भाग हमारा गर्भाशय होता है। जब यहाँ पर
जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो वहाँ से निषेचन की क्रिया होने के बाद ये जो युग्मनज का निर्माण होता है वो यहाँ से उठ करके चल देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से उठ करके यहाँ चले आते हैं, वहाँ से उठ करके यहाँ, अगर इस तरफ हुआ तो, अगर इस तरफ हुआ तो भी यहाँ से उठ करके यहाँ चले आते हैं और यहाँ पर भ्रूण का क्या होता है, धीरे धीरे विकास होने लग जाता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में। इसका मतलब 17 का को होगा। फिर अगला हमारा है 18 नंबर। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस स्थिति में कॉपर्स ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है। देखिए प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अंडाणु का जो निर्माण करता है वो क्या होता है, सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम होने लगा था जिसके कारण मुझे रुकना पड़ गया। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, कि किस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो अंडाशय होता है वहां से ही हमारा 3 प्रकार का हार्मोन एक्टिव होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और जो ये हमारा तीसरा था, सॉरी, रिलैक्सिन। ये तीनों का तीनों। अच्छा, एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है भाई, तो एस्ट्रोजन का कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। एस्ट्रोजन का कार्य क्या है, अंडाणु का निर्माण करना। और जो ये हमारा एस्ट्रोजन है, सॉरी, और ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है, देखिए एस्ट्रोजन का कार्य क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, वो अंडाणु का निर्माण करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है, वो प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है, तो हमारे जो अंडाणु का निर्माण हो चुका उसकी सुरक्षा करना, और साथ में ये जो गर्भाशय की ये दीवारें होती है यहाँ पर क्या करती है, एक परत का निर्माण करता है ताकि हमारे अंडाणु क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई हो। और जो हमारा ये तीसरा था रिलैक्सिन, जो हमारा तीसरा रिलैक्सिन क्या करता है, तो वो जो हमारा ये गर्भाशय था उसको फैलाने का कार्य करता है, ताकि ये जो हमारा गर्भाशय है ये वाला, इसको थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में, यानी कहने का मतलब क्या, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फैलाने का काम करता है ताकि जब समय के साथ वो जो हमारा भ्रूण है वो जब एक जीव के रूप में निर्माण, यानी कि बच्चे का जब निर्माण हो जाएगा तो प्रसव के दौरान उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो, और ये जब भाग चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है कि यहीं से हमारा बच्चे क्या है, बाहर निकलेंगे, यानी जो बच्चे निकलते हैं वो क्या होता है, यहीं से बाहर निकलते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 19 नंबर है सॉरी, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। तो लैंगिक जनन संचरित रोग के बारे में बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से भी बातें कर सकते हैं कि हमारे जो मतलब कि लैंगिक जनन में होते हैं वो 3-4 प्रकार के मतलब कह सकते हैं कि रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं लैंगिक जनन में क्या, कि जो यौन संबंध होते हैं रोग, यौन संबंध जो रोग होते हैं उसमें से हमारे कुछ जीवाणुओं के कारण होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, ये सब इत्यादि के कारण होते हैं। फिर इसी में एक आ जाता है हमारा बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया जनित रोग जो होता है, बैक्टीरिया जनित रोग क्या होता है भाई, तो वो होता है गोनोरिया। बैक्टीरिया जनित रोग में क्या होता है, गोनोरिया हो जाता है व्यक्ति को, सिफिलिस हो जाता है, यूरेथ्राइटिस हो जाता है, सर्विस हो जाता है, कुछ इस प्रकार का। और वायरस से भी कुछ रोग होते हैं, वायरस जनित रोग, जिसे हम सर्विस कैंसर कहते हैं। सर्विस मतलब गिरीबाग में क्या होता है, कैंसर का रोग हो जाता है, उसे हम सर्विस कैंसर बोल देते हैं, हार्टफिश बोल देते हैं, एड्स बोल देते हैं। जी हाँ, एड्स जो है हमारा वायरस जनित रोग में आता है। वायरस मतलब विषाणु, वो से वायरस और वो से विषाणु भी होता है, यानी वायरस से एड्स जो होता है वो किससे होता है, तो वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु से होता है। अगला फिर हमारा हो जाता है प्रोटोजोआ जनित रोग भी। अच्छा, प्रोटोजोआ जनित रोग में जो है ट्राइकोमोनियसिस होता है, ट्राइकोमोनियसिस। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर
चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या कह रहा था 19 नंबर कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। तो लैंगिक जनन संचरित रोग बोल रहा है। तो अब आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि लैंगिक जनन जो संचरित रोग होगा वो कौन होगा भाई हमारा सॉरी। तो जो हमारा लैंगिक जनन जो रोग होगा वो क्या हो जाएगा भाई। तो जस्ट अभी हम बोल ही रहे थे गोनोरिया, तो ये भी है, सिफिलिस ये भी बोले, एड्स भी बोले, यानी कहने का मतलब क्या है, सभी का सभी हो जाएगा, सभी का सभी हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर पूछ इस तरह से दिया कि गोनोरिया किस प्रकार का रोग है भाई, तो गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों का दोनों जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कहने का मतलब बैक्टीरिया जनित रोग है। और एड्स जो है अभी जस्ट बोले कि ये विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग है मेरा एड्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का यानी कि अगला जो है 20 नंबर वो क्या करा, जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली सरल विधि क्या है। अच्छा, जनसंख्या नियोजन क्या है, इसका मतलब है जनसंख्या में सीधे हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल करना, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करना। तो पुरुष जो होता है वो किस नियोजन को उपयोग करता है, वो कोंडम का करता है। बाय द वे वैसे अब मार्केट में जो है फीमेल कोंडम भी आ चुकी है, बट पुरुष के बारे में कहा जा रहा है तो पुरुष क्या होता है, पुरुष भी कोंडम। अच्छा, कोंडम की बात आ गई तो कोंडम जो होता है कि रबर का एक मतलब रबर का बना हुआ होता है, जो किस पुरुष जो है अपने सीसन में क्या करता है उसे लगा करके संभोग करता है, ताकि जो बीड़ी या फिर कह सकते हैं शुक्राणु जो गिरता है वो क्या उस कुंडम में ही रह जाता है। अच्छा, अगला जो ये आपका दिया हुआ है डायफ्राम, तो डायफ्राम जो होता है वो क्या स्त्री जनित है, यानी कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए स्त्री इसका उपयोग लाती है। कॉपर टी भी स्त्री उपयोग लाती है। लूप भी क्या है कि स्त्री ही उपयोग में लाती है। अगर हम इस तरह की चीज़ों की थोड़ा सा अगर इस तरह से डिस्कस करें तो देखिए इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो भाग है स्त्री जनन का, जिसे हम यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है इसे हम ग्रीवा बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा, या इसी को हम सर्विस भी कहते हैं, ग्रीवा या सर्विस कहते हैं। तो क्या होता है, कूप एक इस तरह का होता है कूप, जिसमें क्या करता है यहाँ पर ये जो ग्रीवा है इसमें लगा दिया जाता है, और इसमें कुछ मतलब कि ये जो लगाया जा रहा है डायाफ्राम को, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं, यानी यहाँ पर लगा दिया जाता है ग्रीवा में, और डायाफ्राम में ही कुछ मतलब कह सकते हैं कि क्रीम लगा दिया जाता है जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। और इस दौरान जब यहाँ से शुक्राणु जाता है तो वो क्या करता है, इसके अंदर नहीं जा पाता और इसमें क्या है यानी कि यहीं पर ही रह करके वो खत्म हो जाता है। और अगर जो डर ना हो उसके लिए मतलब कि यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, जो ये वाला डायाफ्राम हम लगाए हैं, डायाफ्राम जो लगाया जाता है इसी में ये मलहम को लगा दिया जाता है, यानी कि क्या कहें, क्रीम को लगा देते हैं जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। कॉपर टी का आप थोड़ा बात कर लेते हैं। कॉपर टी क्या होता है, कोई भी धातु या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है जिसमें क्या होता है, कॉपर लपटा हुआ रहता है, वो टी आकार की होती है एक संरचना, यानी कह सकते हैं कि हम इस तरह की होती है। और इस संरचना पे ही हमारा क्या होता है कि कॉपर इस तरह से कुछ लपटा हुआ होता है। अच्छा, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शुक्राणु जो होता है वो तभी गति कर सकता है जब उसके पीछे पूंछ लगी हुई। तो जो भी शुक्राणु यहाँ से हमारा प्रवेश करता है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करेगा, सॉरी कलर चेंज नहीं हुआ है, हाँ, जो भी शुक्राणु यहाँ से क्या होगा प्रवेश करेगा, यहाँ से मान लीजिए कोई शुक्राणु प्रवेश कर रहा है, तो अगर जिससे ही वो कॉपर के संपर्क में आता है उसकी पूंछ टूट जाती है, और जब पूंछ टूट जाती है तो वो केवल उसका आगे का भाग ही बच जाता है, क्योंकि ये जो पूंछ के सहारे वो चलता है वो क्या पूंछ इसका खत्म हो गया, तो केवल आगे का, तो वो वहीं रुका जाएगा रह जाएगा, और फिर वहीं पर क्या होता है उसकी अंत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कोपट्टी भी लगा करके क्या करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ी कुछ मतलब कि चूंकि हम स्टार्टिंग किए हैं तो अभी उतने अच्छे से मतलब आप समझ सकते हैं कि हो नहीं पा रहा है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ढंग से लाएं, और आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छा से आपके लिए मतलब वीडियो बनाते भी जाएंगे। चलिए जय हिंद, यहीं पर ही आज की सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू।